नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा ख़बरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। नाज़रीन, कल हमने आपको एक रोज़ क़ब्ल हमने आपको ये बताया था कि गुजरात पुलिस की जानिब से एक एंटी रेडिकलाइजेशन सेल का क़याम अमल में लाया गया है, जिसके तहत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP का भी अमल किया जाएगा। एक ख़बर इसी से मुताल्लिक़ आज ये है कि एक चेकलिस्ट आई है जिसमें बुनियाद परस्ती की क्या बुनियादें तय की हैं गुजरात पुलिस ने। बताया जा रहा है कि इस चेकलिस्ट में दाढ़ी, नक़ाब को बुनियाद परस्ती करार दिया गया है। देखिए आप किस तरह से एक सरकारी इदारा जो है इस तरह की चेकलिस्ट बनाता है। दाढ़ी और नक़ाब जो है ये बुनियादी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं मुसलमानों की इस मुल्क में, सारी दुनिया भर में नक़ाब और दाढ़ी को निशाना बनाने का काम किया जाता है। मगर हिंदुस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क और सेक्युलर मुल्क है, वहाँ पर इस तरह के क़वानीन और क़वाइद जो हैं कहीं ना कहीं हुकूमत की जो ज़हनियत है, हुकूमत में जो लोग छुपे हुए हैं, बुनियाद परस्ती जिनके जहनों में बसी हुई है, उनकी जहनीत की अक्कासी इस तरह के फ़ैसलों से होती है। नक़ाब और जो है दाढ़ी को बुनियाद बनाया गया है। ये एंटी रेडिकलाइजेशन की जो एक चेकलिस्ट बनाई गई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की जो गुजरात पुलिस ने चेकलिस्ट बनाई है, उसमें जो है दाढ़ी और नक़ाब को शामिल किया गया है। तो ये इसका मतलब ये है कि दाढ़ी और नक़ाब इस्तेमाल करने वालों के ऊपर पुलिस कहीं पर भी किसी भी किस्म का शक व शुबा कर सकती है गुजरात पुलिस। इस तरह से ये ख़बर सामने आ रही है, इंतहाई अफसोसनाक है। और कता मतलब ये सितम ज़रीफ़ी ये है, इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस ने गौ रक्षा के नाम पर तशद्दुद को बुनियाद परस्ती का जो एंटी रेडिकलाइजेशन सेल है, उसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके चेकलिस्ट में गौ रक्षा को शामिल नहीं किया है। ये इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से गौ रक्षा की बुनियाद पर, गौ रक्षा को बुनियाद बनाकर किस तरह से परेशान किया जाता है, किस तरह से हर हिरासा और परेशान किया जाता है, किया जा रहा है मुसलमानों को, वो हम देख रहे हैं। मगर ये चेकलिस्ट जो है गुजरात पुलिस की जो एंटी रेडिकलाइजेशन जो सेल बनाया गया है, उसमें उसकी चेकलिस्ट में गौ रक्षा को शामिल नहीं किया गया है। मगर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं, एक जो गुजरात के रहने वाले हैं फ़िरोज़ ख़ान है, उनका ये कहना है कि मैं मुसलमान पैदा हुआ, उसकी सज़ा मुझे ये दी जा रही है, क्या मुझे दाढ़ी कटा लेनी चाहिए। इस तरह की बात एक फ़िरोज़ ख़ान नामी एक नौजवान ने गुजरात से किया है। क्योंकि आप अगर शक के दायरे में आ जाएंगे, गुजरात में अगर दाढ़ी रखते हैं आप और नक़ाब लगाते हैं, तो फिर आप बुनियाद परस्ती की शक व शुबे में आप शामिल हो जाएंगे, उस ज़ुमरे में आप आ जाएंगे। तो अब उससे बचने के लिए क्या गुजरात में मुसलमानों को नक़ाब का इस्तेमाल करना छोड़ देना पड़ेगा, या फिर दाढ़ी कटवा लेनी पड़ेगी? एक ये बुनियादी सवाल पैदा होता है इस तरह के क़वानीन के मंजर आम पर आने के बाद। खैर, बहरहाल ये एक कोशिश की गई है, एक तरीक़ेकार अपनाया गया है। कल भी, एक रोज़ क़ब्ल भी हमने कहा था कि गुजरात में इसका एक्सपेरिमेंट होता है, और ये जब बड़े पैमाने पर इसका निफाज अमल में आता है तो उन रियासतों में भी इसको रूबे अमल लाने का काम किया जाता है, इसको नाफिज करने की कोशिश की जाती है जहाँ पर BJP बरसर इक़्तिदार है। उसके अलावा और वो जो RSS ज़हनियत के हामिल ओहदेदार है, जहाँ पर भी वो आला ओहदों पर फायज़ हैं, इस तरह के क़वानीन को नाफिज करने की वो मुसलसल कोशिश करते हैं। तो उसी के हिस्से के तौर पर हम समझेंगे कि गुजरात में एंटी रेडिकलाइजेशन सेल के क़याम के साथ ही वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हवाले से ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि दाढ़ी और नक़ाब इस्तेमाल करने वालों को बुनियाद परस्ती एंटी रेडिकलाइजेशन सेल के नज़र में वो आ सकते हैं।
तो देखेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह गुजरात का ये ARC है, किस तरह से ARC ये काम करता है और किस तरह से बुनियाद परस्तों को, दाढ़ी रखने वाले और नकाब इस्तेमाल करने वाले लोगों को बुनियाद परस्ती के मामलात में माखूज करते हुए उन्हें उन पर कार्रवाइयाँ करते हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे। मगर ये इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक खबर है कि जमहूरी हिंदुस्तान में अगर आप फ़िस्ताई ताकतों के नज़रियात पर अमल पैरा हैं और फिर वो जो इसराइल की पॉलिसियों को लागू करने की आप कोशिश कर रहे हैं जमहूरी हिंदुस्तान में, तो ये हिंदुस्तान के आइन के साथ इसको हम खिलवाड़ तस्वुर करेंगे और यकीनन ये हिंदुस्तान के आइन के साथ, हिंदुस्तान की जमहूरी शबी के साथ ये खिलवाड़ इसको माना जाएगा। आने वाले दिनों में इस बात का भी इम्कान है कि बड़े पैमाने पर, हालांकि पहले ही ARC के ख़िलाफ़ में गुजरात में ही बहुत सारे मुजाहरे और एहतजाज हो रहे हैं और इसकी मुखालफत की जा रही है। मुल्क भर में भी इसकी मुखालफत मुतवक्का है, क्योंकि जिस तरह का क़ानून बनाया जा रहा है, जिस तरह से आपको गुजरात में देखिए नित नए क़वानीन गुजरात में पहले से ही है। वो शोरशज़दा इलाक़ा या फिर कम्यूनल डिस्टर्ब इलाक़ा के क़ानून बना हुआ है जिसके तहत मुसलमान अगर किसी गैर मुस्लिम बस्ती में अगर किसी मुसलमान का घर है तो वो अपनी मर्ज़ी से उसको बेच नहीं सकता, या फिर मुसलमान अगर है कोई गैर मुस्लिम बस्ती में घर ख़रीद नहीं सकता। तो ऐसे बहुत सारे क़वानीन गुजरात में पहले से ही गुजरात हुकूमत ने लाए हैं। नित नए क़वानीन लाते हुए अरसे हयात तंग करने का काम मुसलमानों का, अक़लियतों का गुजरात में किया जाता रहा है। अब फिर एक नए क़ानून के साथ गुजरात हुकूमत, गुजरात पुलिस ने एक नई बहस छेड़ दी है। अब ये बहस कहाँ तक जाती है और इस पर किस तरह की कार्रवाइयाँ मुस्तक़बिल में होती हैं, उस पर भी हम ज़रूर नज़र रखेंगे। एक ख़बर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में भी BJP की हुकूमत है। हम मुसलसल कह रहे हैं जहाँ पर भी BJP बरसरे इक़्तिदार है वहाँ पर किसी न किसी तरह से मदरसों को, मसाजिद को, खानकाहों को, दरसगाहों को, दीनी मजहबी मकामात को निशाना बनाने का काम किया जाता रहा है। उत्तराखंड हुकूमत ने अब जो है 500 मदारिस की जो है वो ग्रांट जो जारी की जाती है मदारिस को, उसको मनसूख कर दिया है। मनसूख उस वक्त किया है जब मदरसा बोर्ड को उत्तराखंड में एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। मैंने एक रोज़ कबल भी ये कहा था कि किस तरह से शुभेंदु अधिकारी की हुकूमत मगरबी बंगाल में मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने का काम किया है। आसाम में इस काम को अंजाम दिया गया है और फिर जो है अब उत्तराखंड की बारी है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश से भी इस तरह की खबरें निकल कर सामने आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1 साल से कम का अरसा है, वहाँ पर इंतखाबात होने वाले, असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र बहुत सारे इक़दामात और बहुत सारे ऐलानात योगी आदित्यनाथ की जानिब से मुतवक्का हैं। अब उत्तराखंड से ये ख़बर आ रही है कि 500 मदारिस की ग्रांट रोक दी गई है और उत्तराखंड हुकूमत ने मदरसा बोर्ड को एबॉलिश कर दिया है, उसके बजाय माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी कर दिया है उसको। देखिए आप, एक खेल खेला जा रहा है। अक़लियतें, खा वो मुसलमान हों या फिर दीगर अक़लियतें हों, इस मुल्क में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहे हैं, हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनते हैं। हमने देखा मगरबी बंगाल में किस तरह से इतवार के रोज़ ईसाई जो गिरजाघर होते हैं उन पर हमले किए गए और ईसाई बरादरी पर ज़बरदस्ती जबरन तब्दीली मज़हब के इल्ज़ामात लगाए गए। इस तरह से बहुत सारे दीगर अक़लियतें भी हैं, उन्हें निशाना बनाने का काम ज़मीनी सतह पर किया जा रहा है और सरकारी सतह पर अक़लियतों के नाम पर एक हवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस मुल्क में तो दूसरी बड़ी अक्सरियत कहेंगे या सबसे बड़ी अक़लियत अगर कहेंगे तो वो मुसलमान हैं। मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, किस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है कौमी सतह पर, वो सारी दुनिया वो देख रही है और हिंदुस्तान के लोग भी
जमहूरी जहनीत के हामिल हिंदुस्तानी शहरियों की भी उस पर नज़र है और उसके ख़िलाफ़ मुसलसल आवाज़ भी उठा रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि ये उत्तराखंड में मदारिस को बंद कर दी गई, मदारिस की 500 मदारिस की। मगरबी बंगाल में जो है जो टीचर्स हैं, मदारिस के जो टीचर्स हैं, उनको रेगुलराइज करने के अहकामात पर रोक मगरबी बंगाल हुकूमत ने लगा दी और कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी उस पर जो है मौक़ूफ़ को जूं का त्यों रखा, हुकूमत के फ़ैसले का साथ दिया वहाँ पर भी। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ पेश आ रहे हैं, मगर उस पर कांग्रेस पार्टी से लेकर दीगर अपोजिशन सियासी जमातें जो हैं वो खामोशी इख्तियार किए हुए। कांग्रेस की बात कर लें आप, तृणमूल कांग्रेस की बात कर लें, या फिर समाजवादी पार्टी की बात कर लें, राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लें, जन स्वराज पार्टी की अगर हम बात करेंगे, या फिर आम आदमी पार्टी की हम बात करें, कम्युनिस्ट जो कायदीन है CPI और CPIM भी, ये सारे मामले पर जो मुल्क भर में अक़लियतों के ख़िलाफ़ में जो मानदाना रवैया अख्तियार किया गया है, उस पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है और जमहूरियत के लिए ये सबसे बड़ा ख़तरा है। देखिए, फ़िरक़ा परस्त ताकतें तो कहीं ना कहीं अपने नज़रियात को, अपने एजेंडे को और अपने प्रोपोगंडे को किसी भी तरीक़े से वो लोग अब आवाम तक पहुँचाने का काम करेंगे और अपने नज़रियात पर अमल की कोशिश करेंगे। जो फ़िरक़ा परस्त और बुनियाद पर जो हकीकी इस मुल्क में रेडिकलाइज लोग हैं, रेडिकलाइजेशन का जो शिकार है, वो लोगों का ये काम रहेगा। मगर वो ताकतें जिन्होंने सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर अपनी सियासी जमातों का क़याम अमल में लाया और अपनी सियासी जमातों का क़याम अमल में लाते हुए तमाम तबक़ात के साथ यकसा सलूक के नज़रिए को आगे बढ़ाया, वो सियासी जमातें अगर मुल्क भर में हिंदुस्तान भर में मुसलमानों के साथ होने वाले रवैये पर खामोशी इख्तियार करते हैं, तो ये सबसे बड़ी जमहूरियत की इसको मौत समझा जाएगा। ये निहायती अफसोसनाक पहलू है जिसके ऊपर तमाम अपोजिशन सियासी जमातों को गौर करने की ज़रूरत है। सड़कों पर उतरकर अगर तमाम के हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद अगर करते हैं तो वही हकीकी तौर पर सेक्युलर सियासी पार्टियां कहलाई जाएंगी। ये खबर नोएडा की है। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए अब अदालतों को मदाखलत करनी पड़ रही है। 2021 में एक मौमर शख्स पर जो है उसके साथ मारपीट हुई और उन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था हेट क्राइम का। 2021 का मामला है। वो है एक मौमर शख्स काजिम अहमद शेरवानी, नोएडा के साकिन हैं। उन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था नफ़रत पर मुश्तमिल जराइम, नफ़रत अंगेज़ जराइम का एक मुकदमा 2021 में दर्ज किया गया था। 4 साल का अरसा गुजरने, 5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश पुलिस अपने मौक़िफ़ को साबित करने में नाकाम रही है। उस पर जो काजिम अहमद शेरवानी के जो वकील हैं, उन्होंने अदालत से ये तमाम मामले पर जो है तवज्जो देने की और उनके मुवक्किल की जो 4-5 साल जो ज़िंदगी ये सारे मामले में ख़राब हुई है, उस पर उत्तर प्रदेश हुकूमत से मुआवजा तलब किया उन्होंने। और अब जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक गुहार अदालत से लगाई है कि वो जो है किसी सूरत से ये सारे शवाहिद जो है पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक ये जो मुकदमा दर्ज किया गया था हेट क्राइम का, उसके शवाहिद पेश करने में उत्तर प्रदेश पुलिस अब तक नाकाम रही है। फिर दोबारा आला ओहदेदारों ने गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट से कि अब जो है तहक़ीक़ात के उस पहलू में हम पहुंच गए जहां पर शवाहिद हम पेश कर सकते हैं। शवाहिद पेश करने की बात की गई है। 17 अगस्त का वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मगर ये दिलचस्प बात यह है कि सारे मामले की जो है निगरानी उसके ऊपर नज़र रखने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। देखिए, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का अंदाज़ा है कि इस मर्तबा जो है
कुछ भी किसी भी तरीके से जो मुकदमा दर्ज किया है उसको हक बजानिब करार देने की कोशिशें की जाएंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की सख्त सरजनिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि वो मॉनिटर करेगी ये सारी तहकीकात की, और 17 अगस्त का टाइम दिया गया। एक मोहम्मद शख्स के ऊपर नफरत अंगेज जराइम का एक मुकदमा दर्ज किया गया। 5 साल, तकरीबन 5 साल, लगभग 5 साल से उन पर यह मुकदमा चल रहा है, वो जेल काट रहे हैं। और फिर अब जो है उसकी जब कार्रवाई हो रही थी, अदालत को फैसला सुनाना था, तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक गुहार और लगाई कि वो शवाहिद इकट्ठा कर कर अदालत में पेश करेंगे। देखते हैं कि 17 अगस्त को ये मामले की दोबारा सुनवाई की बात कही है अदालत ने। फिर अब अदालत में क्या होता है हम देखते हैं। जैसा कि हम कह रहे थे कि गुजरात में बिल्किस बानो की इज्तिमाई असमत रेज़ी करने वालों की सज़ा माफ़ करने के हवाले से गुजरात हुकूमत ने एक दरख्वास्त पेश की थी। फिर बाद में हंगामा हुआ, लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया, आवाम ने बरहमी का इजहार किया, और गुजरात हुकूमत को भी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। तो फिर वो दरख्वास्त को वापस ले लिया गया। वापस लेने के बजाय जब वो रिहा हुए तो फिर शर्मिंदगी का एहसास होने के बाद भी जब रिहा हुए उन लोगों को, तो फिर उनके साथ फूल माला पहनाकर उनका इस्तकबाल गुजरात में किया गया। आपको याद होगा बीजेपी कायदीन और बीजेपी कारकुन और रुकन असम्बली बीजेपी के, रुकन पार्लियामेंट बीजेपी के मौजूद थे। बिल्किस बानो के जो खाती हैं वो खातियों का इस्तकबाल करने के लिए वो मौजूद थे, रिहा हुए। फिर उत्तर प्रदेश से भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया था, मगर सिंगर की माफ़ी के हवाले से, जगदीप सिंह सिंगर की माफ़ी के हवाले से, हाथरस का जो असमत रेज़ी का मामला है, वो हवाले से उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी एक दरख्वास्त दायर की थी सज़ा की माफ़ी की, और फिर दरख्वास्त को कबूल किया जाना ही था, मगर हंगामा आ रही हुई और फिर वो दरख्वास्त से हुकूमत दस्तबरदार हो गई थी। अब उड़ीसा हुकूमत के एक पैनल ने दारा सिंह को रिहा करने की सिफारिश की है। ये वही दारा सिंह है जो 1999 में ग्राहम स्टेन्स और उनके बच्चों को कार में बंद करके ज़िंदा जलाकर मार दिया था। ये वही दारा सिंह है। अब दारा सिंह को की सज़ा दारा सिंह को रिहा करने के हवाले से उड़ीसा हुकूमत उड़ीसा ने जो है एक सिफारिश की है। देखिए, आप कातिलों का, असमत रेज़ी करने वालों की, मुजरिमों की किस तरह से वो हुकूमतें पुष्टपनाही कर रही हैं, जहाँ पर बुनियाद परस्त ज़हनियत के हामिल हुक्मरान हुक्मरानी कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं। उड़ीसा आप यह मामला बहुत ही इंटरनेशनल आलमी सतह पर ये जो मामला ग्राहम स्टेन्स का जो मामला है वो आलमी सतह पर उसने हंगामा खड़ा किया था, सुर्खियां बटोरी थी अखबारों की और न्यूज़ चैनलों की सुर्खियों में रहा था। दारा सिंह पर को मासूम बच्चों को और ग्राहम स्टेन को कार में बंद करके जो है जिंदा जला देने का इल्ज़ाम था, और वो इल्ज़ाम साबित भी हुआ और दारा सिंह को उम्र कैद की सज़ा भी हुई थी। नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं जंतर मंतर का, जहाँ पर सोनम वांगचुक की तबीयत जो है बिल्कुल ख़राब होती जा रही है, बिगड़ते जा रही है। सोनम वांगचुक की जो भूख हड़ताल है वो तकरीबन 18वें दिन में दाखिल हो गई है। पिछले 18 दिनों से सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पर है। आपको याद होगा जंतर मंतर पर ही अन्ना हज़ारे ने 2014 में जो है भूख हड़ताल का ऐलान किया था, और अन्ना हज़ारे की भूख हड़ताल के शाम में 12 दिनों में मनमोहन सिंह हुकूमत ने, हालांकि 2G और 4G स्कैम का तो बाद में खुलासा हुआ, कुछ नहीं निकला, उस पर तहकीकात का हुक्म दिया और इस्तीफ़े भी पेश करने लगाए थे। आपको याद होगा। देखिए, जमहूरियत में अगर आवाम की आवाज़ों को नज़रअंदाज करने का काम शुरू हो जाता है, आवाम की आवाज़ों को, आवाम के एहतजाज को या तो दबाने का या फिर उस एहतजाज को ख़त्म नज़रअंदाज करने का काम किया जाता है, तो आप ये समझ लें
कि जमहूरियत को फांसी की सज़ा दी जा रही है। इसी तरह का काम हिंदुस्तान में भी हो रहा है। पिछले 18 दिनों से सोनम वांगचुक एक हिंदुस्तान का हम कह सकते हैं कि कीमती असासा सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक जो है एक साइंसदान है, माहौलियाती जहदकार है और आज सारी दुनिया एल नैनो का शिकार है। ऐसे माहौल में सोनम वांगचुक को हम बहुत ही कीमती और बेहतरीन असासा तस्वुर करते हैं। तो सोनम वांगचुक आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मौत के करीब जा रहे हैं, मगर हुकूमत की कान पर जो है जू नहीं रेंग रही है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात हम कहेंगे इसको कि मैंने आपको हवाला दिया 2014 में 2G 4G स्कैम की जब बात हो रही थी तो उस वक्त हंगामा अन्ना हज़ारे, लेकिन आज अन्ना हज़ारे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बेशुमार स्कैम हो रहे हैं। पेपर लीक के मामले में सैकड़ों बच्चों ने अपनी जानें गंवा दी, खुदकशी कर ली दिल बर्दाश्ता होकर। आप हर मामले में कहीं ना कहीं नौजवानों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों को समझा जाता है और उस मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो अन्ना हज़ारे कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं। सोनम वांगचुक है, सोनम वांगचुक जो है अपनी जान हथेली पर लेकर जो है धर्मेंद्र प्रधान वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, मगर हुकूमत की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं है। सियासी जमातों की जानिब से ये अपील की जा रही है सोनम वांगचुक से। शिवसेना UBT के सरबराह उद्धव ठाकरे ने अपील की, अरविंद केजरीवाल ने अपील की और बहुत सारों ने। आपको हैरत होगी कि वो एक फिल्म आई थी आमिर खान, फरहान, ये लोग, उसमें एक चतुर का क्या किरदार अदा करने वाले जो अदाकार हैं, उन्होंने भी अपील की मैं सोनम को वांगचुक को मरते हुए नहीं देख सकता। देखिए एहसास हो रहा है लोगों को कि कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जो आवाज़ उठा रहे हैं वो उनके अपने लिए नहीं बल्कि मुल्क के जो नौजवान हैं वो नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोनम वांगचुक आवाज़ उठा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं हुकूमत उसको नज़रअंदाज कर रही है और सियासी जमातों की दरख्वास्तों के बावजूद भी, तबीयत ख़राब बिगड़ती तबीयत के बावजूद भी सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, मणिपुर का जिक्र कर लेते हैं। मणिपुर पिछले कई सालों से जो है आग के शोलों में लपटा हुआ है, तशद्दुद के वाक़यात है। अब जो है एक सर्च ऑपरेशन आसाम राइफ़ल्स का हुआ था, तो फिर उसमें अवाम ने, हुजूम ने जो है तोड़ फोड़ मचाई और हंगामा आराई की। फिर एक मरतबा मणिपुर में तशद्दुद के वाक़यात तेज़ हो रहे हैं। हालांकि कई जानें चली गई हैं, करोड़ों रुपए की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, गाड़ियां जलाई गई हैं, बस्तियां जलाई गई हैं, ख़वातीन को बरहाना परेड कराया गया है, इज्तिमाई असमत रेज़ी के वाक़यात हुए हैं, नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया है। उसके बावजूद भी हुजूम का जुनून जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। फिर हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात और मारपीट के वाक़यात मुसलसल जो है वो तेज़ हो रहे हैं मणिपुर में। हुकूमत को चाहिए कि मणिपुर में एक बाज़ाब्ता अगर आप ऐलान कर दें, वहाँ पर सदर राज के निफाज का ऐलान कर दें और पूरा कंट्रोल आर्मी के हाथ में दे दें, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये हमारे मुल्क की जो फ़ौज है, हमारे मुल्क के जो जवान हैं, 24 घंटों में जो है मणिपुर के हालात को मामूल पर लाने का काम करेंगे और इंसाफ होगा। खातियों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का काम भी किया जा सकता है अगर फ़ौज के हाथ में अगर कमान मणिपुर की दे दी जाए। नाज़रीन, इंटरनेशनल जो है उधर हालात पर हम रुख करते हैं। आलमी हालात जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। मगरबी एशिया में जिस तरह के हालात दिन ब दिन तेज़ हो रहे हैं, जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुल्क के माशी निज़ाम के लिए नुकसानदेह है। सबसे पहले हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप तवक्को है कि हिंदुस्तान पर 500% टैरिफ आयद कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ग्राहम के जो हालिया दिनों में अहम जो किरदार थे, सैंक्शंस रशियन एक्ट
तैयार करने वाले ग्राहम के मौत के बाद जो है कहीं ना कहीं अमेरिका जो है इस मामले को तेज़ी से ला रहा है, इस कानून को नाफिज करने में तेज़ी अख्तियार किया हुआ है। अगर ये कानून नाफिज हो जाता है, एक नया कानून बनाया जा रहा है अमेरिका में, अगर कोई रशिया से तेल ख़रीदता है तो उस पर 500% टैक्स जो है टैरिफ आयद कर दी जाएगी। हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीदने का काम करता है और अभी भी हिंदुस्तान की जानिब से रशिया से तेल खरीदा जा रहा है। अगर अमेरिका में ये बिल पास हो जाएगा, ये एक्ट पास हो जाएगा तो हिंदुस्तान पर 500% टैक्स नाफिज हो सकता है। हालांकि हालिया दिनों में अमरीकी वजारत खारिजा के नुमाइंदों ने जो टैरिफ पहले से आयद है उसमें कमी की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उसके बावजूद भी ये एक संगीन खतरा है जिसको हम हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो फिर आने वाले दिनों में ये भी देखेंगे कि किस तरह अमेरिका रशिया से तेल खरीदने पर किन किन ममालिक को सज़ा देता है और टैरिफ की क्या हद मुकर्रर करता है। नाज़रीन, दो अहम खबरें हैं, इसी हवाले से सरसरी तौर पर उसका तज़किरा करते हुए अपनी बात को ख़त्म कर लें। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंतबाह दिया है, ईरान को वार्निंग दी है, अगर मुआहदा नहीं होता, जो शराइत को तस्लीम नहीं कर लिया जाता तो ईरान में एक पुल भी नहीं बचेगा और एक पावर प्लांट भी नहीं बचेगा, सबको तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर फिर एक मरतबा औजी हरकतों पर उतर आए हैं। वो फिर दोबारा ईरान को धमकियां दे रहे हैं। माजी में भी उन्होंने धमकियां दी थी और ईरान ने उन धमकियों का जवाब भी दिया था। खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हार्मूज़ या अपना हार्मूज़ में जो है कोशिश की थी टैक्स वसूली की। जो कश्तियाँ वहाँ से गुज़रती हैं उनसे जो टूल टैक्स लिया जाता है वो टैक्स वसूली की कोशिश की थी, मगर फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उस टूल टैक्स की वसूली से अमेरिका दस्तबरदार हो गया। बताया जा रहा है कि अरब ममालिक ने अमेरिका को इस तरह का अमल करने से रोका और जो भी फंड्स की ज़रूरत है वो मुहैया कराने का वादा किया। ये भी कहीं ना कहीं एक हिसाब से जो है ट्रंप की इसको जीत ही मानी जाएगी। जिस तरह का दबाव डालकर खलीजी ममालिक से फंड्स वसूल करने का काम करने में कामयाब हुए ट्रंप, उसको भी हम एक दबाव की पॉलिसी ही समझते हैं। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।